हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्नड़ के एक फेमस पोइट ए के रामानुजन और उनकी एक पोयम ऑबिचुअरी के बारे में। ए के रामानुजन की अगर हम बात करें तो ए के रामानुजन वाज बोर्न इन द ईयर 1929 एंड ही डाइड इन द ईयर 1993। ए के रामानुजन जो थे उनको कन्नड़, तमिल और इंग्लिश तीनों ही लैंग्वेज का बहुत बेहतरीन नॉलेज था, बहुत बेहतर राइटर थे और बहुत ही बेहतरीन कविताओं को लिखते थे। इन्होंने भले ही ये विदेशों में इन्होंने काम किया हो, विदेशों में इन्होंने एजुकेशन ली हो, विदेश में इन्होंने प्रोफेसर के पद पर भी काम करा है, लेकिन इनकी पोएम्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं इंडियन थीम्स दिखाई देगी। अगर हम बात करें ऑबिचुअरी की, तो ऑबिचुअरी वाज पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन ऑफ पोएम। इनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम रिलीज हुआ था 1971 में, जिसका टाइटल था रिलेशंस। उस रिलेशंस के अंदर हमारी ये ऑबिचुअरी पोएम जो है वो पब्लिश हुई है। ऑबिचुअरी का मतलब होता है डेथ नोटिस, जिसमें उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में, उपलब्धियों के बारे में निकाला जाता। आपने पेपर में देखा होगा तो पेपर में इस तरीके के आपको आर्टिकल्स मिले होंगे जिसमें किसी व्यक्ति, किसी डिसीज्ड पर्सन के बारे में छापा जाता है। ये व्यक्ति कब जन्मा था, इसका एकेडमिक करियर क्या था, इसने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, इसके सोशल काम क्या क्या रहे, अगर कोई पॉलिटिकल काम है तो उसने पॉलिटिकल कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई, किस तरीके से इस व्यक्ति की मौत हुई। तो इस तरीके का जो शॉर्ट नोटिस टाइप में आता है पेपर्स के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, ऑबिचुअरी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी इस पोएम ऑबिचुअरी के बारे में। तो हम इनकी पोएम ऑबिचुअरी के बारे में बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा ए के रामानुजन और उनके फादर के बीच के रिलेशंस को जान लेते हैं। ए के रामानुजन और उनके फादर के बीच के जो रिलेशंस थे, देवर बिट्टर, अच्छे रिलेशंस नहीं थे। दोनों पिता पुत्र के बीच में कड़वे रिलेशंस थे। पिता बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। तो रामानुजन की पिता से तो बहुत ज़्यादा दूरी थी, लेकिन वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। तो ये ऑबिचुअरी जो पोएम बताएगी, ये उनके पिता के स्वभाव के बारे में बताएगी। रामानुजन का क्या दृष्टिकोण था अपने पिता के प्रति, उस चीज़ को बताएगी। और किस तरीके से, क्योंकि एटलीस्ट एक्चुअली में थे तो वो फादर ही ना, किस तरीके से लास्ट में रामानुजन का भी क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अपने पिता के प्रति। उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी ये पोयम आपको दिखाएगी। तो फटाफट इसकी हम लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं क्या कहती है। तो वो कहते हैं कि फादर, ठीक है, उन्हें पिताजी को लेकर लिखी है। फादर वेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन ए टेबल ऑफ पेपर्स। मेरे पिताजी जब मरे, तो मरने के बाद क्या होता है, बहुत सारी उम्मीदें रहती है कि पिता क्या करते हैं, पैतृक संपत्ति के रूप में पुत्र के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ें छोड़ के जाते हैं, ज़मीन जायदाद पैसा, ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते हैं। लेकिन वो बोलता है कि जब मेरे पिताजी मरे तो वो मेरे लिए क्या छोड़ कर गए, ए टेबल ऑफ पेपर्स, पन्नों से भरी हुई, कागज़ से भरी हुई एक टेबल छोड़ करके गए। और उस पे भी पूरी तरीके से क्या लगी हुई थी, डस्ट, यानी मिट्टी से पटी हुई एक टेबल मेरे लिए पिताजी छोड़ के गए, जिसके भी कागज बिखरे हुए थे। लेफ्ट डेब्ट्स, दूसरी चीज़ क्या छोड़ के गए, रैप्स, उधारी छोड़ के गए। मेरे पिताजी ने जगह जगह से उधारी ले ली थी और वो पिताजी मेरे लिए वो उधारी छोड़ करके गए, ये मुझे उस उधार को चुकाना था। डॉटर्स, मेरे पिताजी अपनी बेटियां भी छोड़ गए। छोड़ने का मतलब क्या था, मेरे पिताजी ने उनकी शादी करने की जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं करी। तो मेरी बहनें अभी तक कुमारी घर में ही बैठी थी, तो उनकी शादियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी जो पिताजी मेरे लिए छोड़ करके गए। ए बैड वेटिंग ग्रैंडसन, एक पोता भी छोड़ गया, है ना। ए बैड वेटिंग ग्रैंडसन, एक पोता भी छोड़ के गए जो अभी भी बिस्तर गीला करता था। और ये पोता कौन सा था, नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम। और ये बेटा ऐसा था, ये पोता ऐसा था जिसको क्या कर दिया गया था, एक टॉस, एक सिक्का उछाल करके इसका नाम रख दिया गया था। भैया देखो, हेड आएगा तो इसका नाम राम रख देंगे, टेल आएगा तो उसका नाम श्याम रख देंगे। कहने का मतलब क्या है कि पिताजी ने कोई, जब ये जन्मा था तो कोई जन्म के संस्कार, कोई नामकरण संस्कार इसका नहीं किया था, बल्कि इसको सिक्का उछाल करके इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, एक ये पोता भी छोड़ गए पिताजी। ए हाउस, पिताजी ये घर भी छोड़ के गए। बहुत अच्छी बात है, देखो पिताजी घर छोड़ के गए, लेकिन कैसा, दैट लीन्ड स्लोली थ्रू अवर ग्रोइंग ईयर्स ऑन ए बैंड कोकोनट ट्री इन द यार्ड। ठीक है, पिताजी एक घर छोड़ के गए। और ये घर कैसा था, जो धीरे धीरे लीन लीन यानी झुक रहा था। स्लोली थ्रू ओवर ग्रोइंग ईयर्स, हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, हमारा घर इतनी जर्जर अवस्था में था कि वो धीरे धीरे झुकता जा रहा था। किसकी ओर, हमारे यार्ड, हमारे आंगन के अंदर एक कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल का पेड़ लगा हुआ था। तो हम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, हमारा घर जर्जर से जर्जर अवस्था में पहुंचता जा रहा था, और धीरे धीरे ये कोकोनट ट्री उस नारियल के पेड़ की तरफ झुकता जा रहा था। यानी एक घर भी छोड़ के गए पिताजी, लेकिन वो घर भी कैसा था, वो भी बिल्कुल जर्जर अवस्था के अंदर था। फिर बोलता है बीइंग ए बर्निंग टाइप, मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे। बर्निंग टाइप, बर्निंग टाइप यानी जलने वाले, जलने का मतलब गुस्सैल टाइप। मेरे पिताजी बहुत एंगर रखते थे, बहुत गुस्सा रखते थे, बहुत फियर्स थे।
इसीलिए जब वो मरे तो ही बर्न्ड प्रॉपर्ली, वो अच्छे से जल भी गए एट द क्रीमेशन। कहाँ? अपने दाह संस्कार में। तो वो कहते मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे, हमेशा गुस्सा उनकी नाक पे बैठा ही रहता था। इसीलिए जब मरने के बाद उनको जलाया गया, उनके दाह संस्कार की सेरेमनी हुई, उनका क्रीमेशन किया गया, तो क्या हुआ? वो अच्छी तरह से जल गए एज़ बिफोर। जैसे वो पूरी ज़िंदगी में जलते ही थे, वैसे ही वो मरने के टाइम भी जल गए। ईज़िली एंड ब एट बोथ एंड्स, आसानी से जल गए और दोनों तरफ से, सिर की तरफ से, पैर की तरफ से अच्छी तरह से मेरे पिताजी जो थे, वो जल गए। बचा क्या? पिताजी जब जल गए, जलने के बाद बचा क्या? लेफ्ट हिज आई कॉइन्स। आई कॉइन्स यानी जब अर्थी पे लिटाया जाता है तो एक रिचुअल्स है, दोनों आँखों के ऊपर कॉइन्स रख दिया जाता है। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी जब जल गए, तो जलने के बाद जब उनकी वो अस्थियाँ लेने गए, तो वहाँ पे क्या दिखाई दिए? क्या बचा? लेफ्ट हिज आई कॉइन्स। उनकी आँखों पे जो सिक्के रखे गए थे, केवल वो मिले। इन द एशेज़, उस राख के अंदर, दैट डिडन्ट लुक वन बिट डिफरेंट, जो बिल्कुल भी अलग से नहीं दिखाई दे रहे थे। सेवरल स्पाइनल डिस्क, कुछ रीढ़ की हड्डियों के अवशेष, रफ, जो बड़े ही रफ थे। सम बर्न टू कोल, हालाँकि कुछ हड्डियाँ जो थी, कोयले में तब्दील हो चुकी थी, जल चुकी थी। तो ये कुछ स्पाइनल डिस्क मिले, जिनको उनके पुत्रों ने क्या कहा? पिक जिंजरली, बड़ी जिंजरली यानी सावधानी से। तो मेरे पिताजी अब जलने के बाद में उनकी हड्डियां बची, और हड्डियों को ये समेटने के लिए तीसरे दिन क्या करें? उनके पुत्र जब गए, तो उन पुत्रों को क्या मिला? उन पुत्रों को वहां पर मिला, कुछ स्पाइनल डिस्क मिली, और उनके आंख पे जो दो सिक्के रखे गए थे उस रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, वो दिखाई दिए। और उनके पुत्रों ने उन बचे हुए अवशेषों को जिंजरली यानी बड़ी सावधानी पूर्वक उठाया एंड थ्रो, और उनको फेंक दिया। एज द प्रिस्ट सेड, जैसा जैसा पुजारी ने कहा, फेसिंग ईस्ट यानी पूरब दिशा की ओर मुंह करते हुए, जहां पर थ्री रिवर्स में, तीन नदियां मिलती है, नियर द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक जहां पर तीन नदियां मिलती है, यानी तीन नदियों का संगम जो है, ऐसे होता है ना कि अस्थियां का विसर्जन होता है। वो कहता है कि तीसरे दिन जब उनके पुत्र अस्थियां लेने गए, तो उनको अस्थियों को उठा करके लाए, और उन अस्थियों को रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक नदियों का संगम था, जहाँ तीन नदियाँ आकर के मिलती है। तो पुजारी ने जैसा जैसा कहा, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उनके पुत्रों ने भी वैसा ही किया, और उनकी अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया। कहाँ पे? उस संगम में कर दिया गया। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विथ हिज फुल नेम एंड टू डेट्स टू होल्ड देयर पैरेंथेसिस। तो बोला, अब देखो पिताजी मर गए तो मर गए, हमने उनकी याद में क्या नहीं बनाया? कुछ भी नहीं बनवाया। लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन, कोई इरेक्ट नहीं किया, कोई पत्थर इरेक्ट नहीं किया जिस पे उनका पूरा नाम लिखा हुआ विथ टू डेट्स यानी एक उनके जन्म की डेट और उनके मृत्यु की डेट लिखी हुई, ऐसी यादगार में हमने उनके लिए कुछ नहीं बनाया। टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को कहते हैं, कि ये नहीं होता है ना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो स्टेचूज वगैरह बनाए जाते हैं, या पत्थर के बड़े बड़े शिलाएं खड़ी की जाती है, उसके अंदर लिखा जाता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति की इस व्यक्ति का दाह संस्कार किया गया, ये व्यक्ति इस तारीख को जन्मा था, इस तारीख को मरा था। लेकिन वो बोलता है हमने ऐसा कोई काम नहीं किया पिताजी की याद में। ठीक है, हमने कोई भी उनकी याद के अंदर किसी प्रकार का ऐसा पत्थर इरेक्ट नहीं किया, कोई भी ऐसा स्टेचू नहीं बनवाया जिसके अंदर उनकी जन्म या और मृत्यु की तारीख को मेंशन किया गया हो। एवरीथिंग ही डिड क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ। वो कहते हैं मेरे पिताजी यार पता नहीं बड़े अजीब किस्म के थे। एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कोई काम कर ही नहीं सकते थे। मेरे पिताजी अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। किस तरीके से? लाइक ही सिजेरियन बर्थ इन द ब्राह्मण घेटो। ब्राह्मण घेटो, घेटो यानी बस्ती होती है। ठीक है, घेटो का मतलब क्या होता है? बस्ती या सेक्शन। ब्राह्मणों की बस्ती में मेरे पिताजी का जन्म हुआ, और उनका जन्म भी हुआ ना, तो वो अपने आप से नहीं जन्मे, उनका सिजेरियन बर्थ हुआ, यानी पेट को काट करके उनको निकाला गया। पिताजी को जन्म लेने के लिए भी मदद की ज़रूरत पड़ी। भई उनका नॉर्मल बर्थ नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। उनको सिज़ेरियन बर्थ हुआ, उनको ऐड करनी पड़ी, उनको हेल्प लेनी पड़ी, और पेट काट करके उनको निकाला गया। तो कहता है मेरे पिताजी अपने आप से कुछ नहीं कर पाए। वो जन्म भी नहीं ले पाए अपने आप से। अपने आप से भी जन्म नहीं ले पाए, सिज़ेरियन उनको डॉक्टर ने पेट काट के सिज़ेरियन डिलीवरी करवानी पड़ी। और जब वो मरे, तो वो मरे भी अपने आप से नहीं। ठीक है? जब वो मरे, तो मरे भी अपने आप से नहीं, एंड हिज़ डेथ बाय द हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट। फलों के बाज़ार में उनकी मौत हुई। और मौत भी कोई सामान्य नहीं, हार्ट अटैक, मतलब मरने के लिए भी उनको हार्ट अटैक की मदद लेनी पड़ी तब वो मरे। तो वो कहता है मेरे पिताजी ने ज़िंदगी में कोई काम अपने आप से नहीं किया। तो एक कटाक्ष करता है वो अपने पिताजी के ऊपर। वो बताता है कि कितने कड़वे रिलेशंस थे कि रामानुजन के अपने पिताजी से, कि वो इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं कि पिताजी ना तो अपने आप से जन्म ले पाए, सिज़ेरियन उनकी बर्थ हुआ, और ना ही वो अपने आप से मरे, हार्ट फेल्योर से उनकी मौत हुई। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट समवन, मौत होने के बाद में, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे कहा, ही गॉट 2 लाइन्स, कि तुम्हारे पिताजी के बारे में 2 लाइनें कहीं लिखी हुई है, किसमें?
इनसाइड कॉलम ऑफ मद्रास न्यूज़पेपर। मद्रास न्यूज़पेपर जो निकलता है उसके अंदर किसी कॉलम में उस व्यक्ति ने कहीं मेरे पिताजी के बारे में दो लाइन पढ़ी थी, तो उसने मुझे बताया कि यार मद्रास के उस न्यूज़पेपर में तेरे पिताजी के बारे में मैंने दो लाइन पढ़ी थी। और कौन सा मद्रास का न्यूज़पेपर? सोल्ड बाय द किलो, जिसको किलो के हिसाब से बेच दिया गया। एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर, 4 सप्ताह बाद, टू स्ट्रीट हॉकर्स, गली में जो ये नहीं आते रेडी वाले, इस रद्दी वाले को वो क्या कर दिया गया, अखबार किलो के हिसाब से 4 सप्ताह बाद बेच दिया गया। तो वो कहता है किसी ने मद्रास न्यूज़पेपर में मेरे पिताजी के बारे में पढ़ा और उसने मुझे बताया कि यार तेरे पिताजी के बारे में दो लाइनें मद्रास न्यूज़पेपर में लिखी हुई थी, लेकिन वो मद्रास का न्यूज़पेपर 4 सप्ताह पुराना था। तो फिर वो किसी को बेच दिया गया, इस रद्दी वाले को। ठीक है, रद्दी वाले ने क्या किया गया, हु सेल इट, रद्दी वाले ने क्या किया, हु सेल इट इन टर्न, उस रद्दी वाले ने भी इस अखबार को बेचा। किसको बेचा? टू द स्मॉल ग्रोसरीज, ग्रोसरी शॉप पे, परचून की दुकान होती है ना, जहाँ पे ये हल्दी मिर्च धनिया सामान वगैरह मिलता है, चीनी चाय पत्ती वगैरह। तो उस रद्दी वाले ने इस सामान को किसको बेचा? उस पंसारी को बेच दिया, है ना, ग्रोसरी वाले को बेच दिया। जिसमें ग्रोसरी वाले ने क्या करता था, जहाँ से मतलब उस ग्रोसरी वाले को भेजा जहाँ से मैं क्या खरीदता था, नमक खरीदता था, कोरिएंडर यानी धनिया खरीदता था, और जैगरी यानी गुड़ खरीदता था। और वो रद्दी वाला सॉरी वो दुकान वाला मुझे कैसे देता था, न्यूज़पेपर के कॉन्स बना करके उनको मैं वो मुझे ये सामान डाल करके दिया करता था। तो वो कहता है मद्रास न्यूज़पेपर में बड़ी, 4 सप्ताह बाद उस मद्रास न्यूज़पेपर को बेच दिया गया किसको, रद्दी वाले को। रद्दी वाले ने उसको किसको बेचा, उस दुकान वाले को। और उस दुकान वाले से मैं क्या खरीदता था, सॉल्ट खरीदता था, धनिया खरीदता था, जैगरी खरीदता था, और वो दुकान वाला मुझे काय में देता था, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के कॉन के अंदर देता था, जिसको आई यूजुअली रेड, मैं सामान्य लेते उस पेपर को पढ़ता था फॉर फन यानी मजे के लिए, एंड लेटली होप। लेकिन जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी के बारे में इस मद्रास न्यूज़पेपर में कहीं दो लाइनें लिखी हुई थी, तो मैं फिर बाद में, लेटली यानी बाद में, मैं इस उम्मीद में उस अखबार को पढ़ने लगा टू फाइंड दीज ऑबिचुरी लाइंस, कि मुझे मेरे पिताजी की वो दो लाइनें लिखी भी मिल जाए। देखो इतनी देर तक तो उसको पिताजी की कोई परवाह नहीं थी, वो कैसे मरे है, कितनी कि अपना आप भी नहीं जन्म सकते थे, कोई काम आराम से नहीं कर सकते थे, मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा बेटे का मोह जागा है, थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म हुआ कि वो पिता के बारे में वो 2 लाइन जो मद्रास न्यूज़पेपर में लिखी हुई थी, उनको ढूँढने की उसके मन में लालसा जागी है। ठीक है? तो मैं अब बोले मैं अखबार पढ़ता था, और ये ढूँढने के लिए पढ़ता था कि मेरे पिताजी की शायद लिखी हुई 2 लाइनें मेरे को फाइंडिंग यानी मिल जाए। एंड ही लेफ्ट अस, और इतना ही नहीं, मेरे पिताजी क्या छोड़ के गए? ए चेंज्ड मदर, एक माँ छोड़ के गए। और कैसी माँ? जो परिवर्तित हो चुकी थी, यानी पहले माँ जब सुहागन थी पिताजी के होते हुए, बढ़िया साड़ियाँ पहनती थी, बढ़िया मांग सजाती थी, बिंदी लगाती थी, सजती थी, संवरती थी। लेकिन अब वो माँ चेंज हो गई थी, सफ़ेद साड़ी के अंदर बिना किसी श्रृंगार के वो मेरे लिए एक परिवर्तित माँ छोड़ कर के चले गए थे। एंड मोर देन वन रिचुअल, एनुअल रिचुअल, और एक वार्षिक रिचुअल यानी संस्कार छोड़ के गए। जैसे वार्षिक रूप से श्राद्ध वगैरह आता है ना, तो वार्षिक संस्कार है कि मेरे पिताजी कुछ नहीं छोड़ के गए, एक वार्षिक संस्कार छोड़ के गए, जो मुझे उनका श्राद्ध कर्म वगैरह करना पड़ता था। तो इस तरीके से ये जो पोएम है ऑबिचुअरी, ये हमारे पोइट के रिलेशंस को दिखाती है, ये किस तरीके के रिलेशन उसके अपने पिता के साथ में थे। पोइट के हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है कि जैसे ही पिता की मौत के बाद उसे मालूम पड़ता है कि किसी ने न्यूज़पेपर में 2 कॉलम उसके बारे में देखे हैं, तो वो उनको ढूँढने के अंदर जुगाड़ लगा देता है। और लास्ट में लाइनें पोइट का अपनी माँ के प्रति प्रेम भी दर्शाती है कि कितना उसको माँ से प्रेम था, कि माँ जब परिवर्तित हो गई उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। माँ जब सजती थी, संवरती थी, श्रृंगार करती थी, बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अब वो माँ पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी थी। पिताजी मेरे लिए एक संस्कार भी छोड़ के गए, जो मुझे एनुअली फॉलो करना ही पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से ओबिचुअरी पोएम लिखी गई है। और अगर इसकी थीम की अगर हम बात करेंगे, तो थीम देखो इसके अंदर क्या दिखता है आपको, लॉस एंड द डायनामिक्स ऑफ द फादर एंड द सन रिलेशनशिप, पिता पुत्र के रिश्तों के बारे में, रिश्तों को ढूंढती हुई रिश्तों की गहराइयों पर इस पोएम को लिखा गया है। थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम के दौरान जो पोइट है, जो स्पीकर है, वो अपने फादर की पासिंग को अलग-अलग तरीके से बताता है कि पिताजी जब गुज़रे, तो पिताजी के गुज़रने को वो अलग-अलग तौर तरीकों से आपके सामने बताता है। द टोन रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली कन्वर्सेशनल एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी सटीक भाषा के अंदर और बिल्कुल वार्तालाप के रूप में कन्वर्सेशनल टोन में इस पोएम को लिखा गया है। एज इट पॉन्डर्स द नेचर ऑफ व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस, क्योंकि ये बताती है कि क्या खो दिया गया है, उसके बाद में क्या हमारे कवि के जीवन में परिवर्तन आ गया, यानी पिता को खोने के बाद कितना परिवर्तन आ गया उसके जीवन में, ये उस चीज़ को बताता है। ठीक है,
द स्पीकर्स परसेप्शन ऑफ हिज फादर हैज शिफ्टेड ड्यू टू द मैन्स डेथ। इतने दिन तक उसका पिता के प्रति जो दृष्टिकोण था वो चेंज हो जाता है उस व्यक्ति की, यानी अपने पिता की मौत के साथ ही। और अब वो पिता को एक मोर ह्यूमन के रूप में देखते हैं एंड लेस गॉड लाइक देन द प्रीवियसली डिड। ठीक है, तो वो पिताजी को ह्यूमन के रूप में देखते हैं, और जितना जैसा पहले देखता था वो पिताजी को उस तरीके से नहीं देखता है, यानी पिताजी के सारे फॉल्ट्स उसे नज़र आ जाते हैं, और पिताजी के बारे में सारी रील जो उसके दिमाग में थी वो चल पड़ती है, पिताजी का पूरा जीवन उसको इस तरीके से याद आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।